हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म समझेंगे। यहाँ पे हमें ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि एसिड बेस रिएक्शन ही एलिमिनेशन होती है। हम आज के सेशन में क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। अगर हमें कभी ये डाउट आता है कि कौन न्यूक्लियोफाइल है कौन बेस है, एलिमिनेशन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, व्हाट डज E1 एंड E2 और स्टीरियोकेमिस्ट्री E1 और E2 की क्या होती है एलिमिनेशन रिएक्शन की, कौन सी रिएक्शंस है जो एलिमिनेशन शो करते हैं, ये कौन सा रिएजेंट प्रेजेंट होगा तो हमें सोचना है कि यहाँ एलिमिनेशन होगा। ये सारे डिस्कशंस हम आज कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो पहले एक एग्जांपल उठा लेते हैं इसका। हमने लिखा CH3CHCl एंड एरो पे हमने ऐड किया है अल्कोहलिक KOH एंड हीट, और ये हमें क्या देने वाला है? इट गोइंग टू गिव अस प्रोपीन। ये जो सबस्ट्रेट है ये हमें प्रोपीन देने वाला है। ये वेरी फंडामेंटल रिएक्शन है। जब भी हम एलिमिनेशन पढ़ते हैं, चाहे स्कूल में या बोर्ड्स में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये फंडामेंटल रिएक्शन सबसे पहले सामने आती है एलिमिनेशन की। अब वाई वी आर डिस्कसिंग दिस, या इससे हम क्या क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं उस पर ध्यान देते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहां पे क्या हुआ है, एक Cl गया है और एक H गया है, तो यू कैन से देखो यहाँ पे CH2 हो गया है। तो व्हाट डज इट मीन? इसका ये मतलब है कि यहां से एक हाइड्रोजन भी गया है। तो आपको देखना है कि इधर कितने बॉन्ड टूटे, यहां 2 सिग्मा बॉन्ड टूटे, और फिर अब आपको ध्यान देना है कि इधर क्या हुआ। अगर इधर हम देखें तो एक पाई बॉन्ड बना है, राइट। 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक एंड 1 पाई बॉन्ड फॉर्म। अब सिग्मा बॉन्ड, जब बॉन्ड, एक और बात आपको यहां ध्यान रखनी है, बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, यानी एंडोथर्मिक है। बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक, और जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। मतलब यहां 2 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूट रहे हैं। व्हाट डज इट मीन? कि एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, बहुत ज्यादा। यहां एक वीक बॉन्ड बन रहा है, यानी एनर्जी बहुत कम रिलीज हो रही है। तो ओवरऑल वी कैन से एलिमिनेशन रिएक्शन इज, तो यहां से हमने मतलब क्या किया, कंक्लूड किया कि एलिमिनेशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन मींस विच एब्जॉर्ब हीट। इट मींस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे मुझे पता चलेगा रिएक्शन एलिमिनेशन हो रही है, दैट इज डेल्टा। हीटिंग इज वेरी नेसेसरी एंड मैंडेटरी इन एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर ये फंडामेंटल हमें पता है कि एलिमिनेशन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड ऑलवेज अकर एट हाई टेम्परेचर या और ऑन हीटिंग, तो हमारा प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉल्व हो जाता है। बिकॉज अनलेस और अनटिल टीचर्स लाइक मी जनरली, अब हम लिखते हुए कैरिड अवे हो जाते हैं कई बार, तो कुछ चीजें मिस कर जाते हैं। बट स्टैंडर्ड नोटेशंस या स्टैंडर्ड जगह पे अगर आप कहीं भी क्वेश्चन देखेंगे, हीटिंग मेंशन होगा। जहां भी एलिमिनेशन हो रहा होगा वहां हीटिंग मेंशन होगा, या टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस मेंशन होगा, राइट। तो ये एक चीज है जो हमें ध्यान देनी। नाउ अब उसके बाद हमें ये देखना है कि ये जो एलिमिनेशन प्रोसेस है ये कितने तरीके से होता है। तो यहां हम बोल सकते हैं कि एलिमिनेशन अकर्स इन 2 वेज। एलिमिनेशन प्रोसेस 2 तरीके से होता है, E1 E2। अगर कोई कॉम्पिटेटिव की तैयारी बहुत डिटेल में कर रहे हैं तो उन्हें पता है कि नहीं सर, यहां सिन एलिमिनेशन भी होता है, E1 CB भी होता है, राइट। मतलब 4 फंडामेंटल वेज होते हैं, बट मोस्ट पॉपुलर या ज्यादातर क्वेश्चन जिन पे आ जाता है दैट इज E1 एंड E2। E1 CB पे एक ही बार, मतलब मैं कहता हूं 4 एग्जाम्पल होते हैं और वही आता है। तो E1 CB पे तो उसके अलावा कभी उससे बाहर जाना ही नहीं है। सिन एलिमिनेशन दीज डेज एडवांस में भी नहीं पूछा जा रहा। तो मेजरली आई एम गोइंग टू डिस्कस E1 एंड E2। E1 CB पे सिर्फ 4 क्वेश्चन का मैं सिर्फ शॉर्ट्स बनाऊंगा कि बस वो 4 का ध्यान रखो, और आप प्रीवियस कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, वेदर नीट और जेई, वही 4 क्वेश्चन आए, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद E1। किससे स्टार्ट करते हैं? E1 मैकेनिज्म से। ओके, तो अब यहां पर सबसे पहले हमें ये सोचना है कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जहां पे एलिमिनेशन होता है।
तो दिस पॉइंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है E1 से पहले हम वो सभी रिएक्शन समराइज कर लें जिनमें इवन एलिमिनेशन होता है, तो हमारे लिए सोचना और आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड पे अगर हम बेस यूज करते हैं एल्कोहलिक KOH तो एलिमिनेशन होता है, या हम कई बार सोडियम इथॉक्साइड C2H5O Na+ हीट कर लें तो भी रिएक्शन में क्या होता है, एलिमिनेशन होता है, राइट। सेम वे अगर हमारे पास एल्कोहल होता है, एल्कोहल पे अगर हम कॉन्क H2SO4 यूज करते हैं टेम्परेचर 443 केल्विन, तब भी क्या होगा, एलिमिनेशन होता है। सेम वे अगर हम एल्यूमिना यूज कर लें Al2O3 एट 443 केल्विन, तब भी एलिमिनेशन होता है। अगर हम H3PO4 यूज कर लें, और यहां पे टेम्परेचर एंड कंडीशंस डिपेंड करती है ऑन द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल की अल्कोहल कौन सा यूज कर रहे हैं, तो वी कैन से तब भी एलिमिनेशन होता है, राइट। तो ये सब चीजें कहाँ मिलती हैं, जैसे ये तो रिएक्शन में लिखा होगा, बट जब आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ेंगे तो उधर ये चीज थ्योरेटिकली मेंशन होगी। These compounds form elimination। इसके अलावा एक मतलब देखो 80% तो एल्काइल हैलाइड और अल्कोहल ही एलिमिनेशन शो करते हैं। इसके अलावा अगर कभी हमारे पास NH तो बीच में थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया था, बट वापस आते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो ये भी एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, बट इसको डिस्कस मैं नहीं करूंगा अभी, बिकॉज ये एक वो वन ऑफ द एग्जांपल है E1CB का, जिसमें ये एलिमिनेट होता है और डायरेक्टली क्या बनाता है, एल्कीन। सो हमारा अगर हम बात करें तो मेजर डिस्कशन कहाँ रह गया, मेजर डिस्कशन सिर्फ अल्कोहल और एल्काइल हैलाइड पे हो गया है। नाउ अब इसी चीज को डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ E1 एंड E2। लेट्स अंडरस्टैंड E1, क्या अंडरस्टैंड करते हैं, E1 मैकेनिज्म। तो E1 मैकेनिज्म के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो E1 मैकेनिज्म का पहला फर्स्ट स्टेप होता है रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप। मतलब अगर हमारे पास है CH3CHClCH3, तो फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। पहला स्टेप क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, एंड ऑब्वियसली ये स्टेप क्या होगा, हमारा स्लो स्टेप होगा। एंड दिस स्टेप इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। इस स्टेप में क्या बन रहा है हमारा, कार्बोकेटायन। अगर आप मेरा SN1 SN2 का मैकेनिज्म देख चुके हैं तो ऑलमोस्ट सेम वही रीजन है यहाँ पे लिविंग ग्रुप के जाने का। व्हाट इज द रीजन, रीजन इज सॉल्वेशन। क्या रीजन है, सॉल्वेशन। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यानी वाटर। अगर हम वाटर को देखें तो वाटर हैज पॉजिटिव टर्मिनल एज वेल एज नेगेटिव टर्मिनल। तो यहां पे मैं वाटर बना देता हूं, तो ये देखिए HOH, वाटर पे क्या आया प्लस और OH पे क्या आया माइनस। क्या ये दिखा, नहीं दिखा है, ठीक है दोबारा लिख देता हूं, वाटर H और OH। वाटर पे H पे क्या होगा प्लस और OH पे क्या होगा माइनस। अब दिख गया। तो यहां से हम ये क्या कह सकते हैं, वाटर का H प्लस वाला पार्ट माइनस वाले को सराउंड करेगा। ठीक है, ध्यान सुनना, H प्लस वाला पार्ट किसको सराउंड करेगा, माइनस वाले को बॉन्ड बनाएगा। और एट द सेम टाइम वाटर का OH माइनस वाला पार्ट किसके साथ कनेक्ट करेगा, प्लस वाले के साथ। किसके साथ कनेक्ट करने वाला है, प्लस वाले के साथ कनेक्ट करने वाला है। अब दोनों से जब बॉन्ड बनता है तो बहुत अच्छी एनर्जी रिलीज होती है, काफी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है,
काफी ज्यादा। तो ये डॉटेड लाइन बॉन्ड फॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसे आप ये भी बोल सकते हैं दिस इज डाइपोल, एक तो पॉजिटिव है डाइपोल और ये नेगेटिव, तो आयन डाइपोल अट्रैक्शन भी बोलते हैं। अब इधर इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है कि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, मींस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्टेप सॉल्वेशन। कौन सा सॉल्वेंट रिस्पॉन्सिबल है? पोलर प्रोटेक्ट। क्यों? क्योंकि वो प्लस और माइनस दोनों को सॉल्वेट कर रहा है। अब उसकी वजह से क्या हुआ? बॉन्ड टूट गया और क्या बना? कार्बोकेटायन, राइट। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है? सिर्फ एक इन्वॉल्व है, एल्काइल हैलाइड, तो दिस इज यूनिमॉलिक्यूलर। रेयरली कभी किसी किसी के दिमाग में आता है कि सर यहाँ तो वाटर भी इन्वॉल्व है, बट वाटर इज अ सॉल्वेंट एक्सेस में, वो वहां हमेशा रहेगा ही, तो इसलिए उसको नहीं देखा। दिस इज यूनिमॉलिक्यूलर। अगर केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा हमने, एलिमेंट्री स्टेप का ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम होती है। दिस इज एलिमेंट्री स्टेप, वन स्टेप रिएक्शन है ये, सिंपल। अब यहां पर इसका ऑर्डर भी क्या हुआ? फर्स्ट ऑर्डर। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ध्यान से सुनिए, इसका ये मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। और यहां पर सबस्ट्रेट कौन है? एल्काइल हैलाइड। तो यू कैन से रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। नाउ अब इस फर्स्ट स्टेप में जो जो चीजें इन्वॉल्व हैं वो सब हमें लिख लेना चाहिए। क्या क्या लिख लेना चाहिए? यूनिमॉलिक्यूलर है, फर्स्ट ऑर्डर है, एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है, देन यू कैन से रेट ऑफ E1, जो E1 का रेट है वो और किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ओवर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। किस पे डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ऑल्सो, और क्या होता है? और यू कैन से पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे वाटर, जो एनायन और कैटायन दोनों से क्या कर लेते हैं? सॉल्वेट करते हैं, या जिनमें हाइड्रोजन जो होता है वो जाके यू कैन से एनायन को सॉल्वेट करता है, या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन शो करता है, जो भी ऐसा कर रहा है वो फेवर करते हैं E1 मैकेनिज्म। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जाम्पल भी याद होने चाहिए। पीपीएस, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के वैसे तो 4 एग्जाम्पल होते हैं बस, बट मोस्ट कॉमनली इज वाटर एंड इथेनॉल। मोस्ट कॉमनली इज वाटर एंड इथेनॉल, राइट। नाउ और क्या होता है? तो जितना स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, E1 मैकेनिज्म उतना ज्यादा होगा। देखिए वैसे तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन ऑर्डर E1 का होना चाहिए टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, बट मैं ये बोलूंगा आप याद रखिए कि E2 मेजॉरिटी में होता है, E1 कहीं कहीं होता है, ठीक है। तो मेनली आप ये याद रखिए कि टर्शियरी, बेंजाइल एंड एलाइल, क्योंकि अब हमें वो बातें याद रखनी है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन हो। तो टर्शियरी, बेंजाइल, एलाइल फॉलो E1 मैकेनिज्म, क्योंकि यहां कार्बोकेटायन हाईली स्टेबल होता है। जनरली सेकेंडरी एंड प्राइमरी E2 ही फॉलो करते हैं। 90% रिएक्शन मेजॉरिटी में E2 मैकेनिज्म होता है, E1 रेयरली होता है, बिकॉज कार्बोकेटायन एक इंटरमीडिएट बन रहा है, राइट। तो वो जो कार्बोकेटायन जब बनना, बॉन्ड टूटना, ये थोड़ा सा लेस फेवरेबल होता है। अब यहां पे एक और चीज देखिए, Cl गया, कार्बोकेटायन बना। कार्बोकेटायन क्या शो करता है? हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगी, तो ये भी देखना है। नाउ व्हाट इज स्टेप 2? स्टेप 2 इज वेरी फास्ट स्टेप, और जैसे एलिमिनेशन रिएक्शन को याद करने का एक और तरीका है, आप याद रखिए इट इज नथिंग बट एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि अब H को लेके जाना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल और बेस? अब जो होगा OH माइनस, वो बेस भी हो सकता है, वो न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, बट यहां वो एज अ बेस एक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे दो चीज फेवर कर रही है, एसिड बेस इज हाईली फेवर्ड, प्लस हीटिंग इज मेंशन इन द रिएक्शन। मैंने यहां लिखा नहीं है, बट हीटिंग कभी भी होगा, क्वेश्चन में मेंशन होगा। ओके, तो लेट्स ट्राई सेकेंड स्टेप। तो स्टेप 2 क्या है? तो यू कैन से स्टेप 2 इज रिमूवल ऑफ H+ बाय बेस।
जो बेस है वो किसको लेके जाएगा, H+ को। अब अंडरस्टैंड करते हैं कि जो बेस है वो H+ को कहां से लेके जाएगा। तो दिस इज कार्बोकेटायन, ये हमारा क्या है, कार्बोकेटायन बना है, विच इज प्लेनर इन नेचर, जो क्या है नेचर में प्लेनर है। अब जो हाइड्रोजन बेस है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्हाई, बिकॉज ऐसा कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, कोई लीविंग ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, तो वो H को कहीं से भी ले जा सकता है, राइट। अब ये मैंने भावनाओं में बहते हुए गलत बना दिया है, अरे ये तो सही है, एरो गलत बना दिया है, ये लेके जाएगा इसके हाइड्रोजन को CH2H। तो बेस क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को लेके जाएगा। अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इधर, क्योंकि जैसे ही H+ गया अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा, प्लस, प्लस विल अट्रैक्ट माइनस। तो आपको क्या मिला, यू विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH3, आपको मिला प्रोपीन। ठीक है, क्या मिल गया आपको, प्रोपीन मिल गया, दैट इज स्टेप 2। अब यहां पे अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें, बेस कैन एलिमिनेट H+ फ्रॉम ईदर साइड, बेस हाइड्रोजन को किसी भी साइड से हटा सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चर इज प्लेनर, स्ट्रक्चर क्या है, प्लेनर है, और बेस को आने से कोई ग्रुप भी रोक नहीं रहा है। लेट से लिविंग ग्रुप जा रहा होता या उस जगह पे प्रेजेंट होता तो ऐसी पॉसिबिलिटी होती। तो ओवरऑल हम देखें स्टीरियोकेमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो यहां पर इवन मैकेनिज्म में ऐसा कुछ नहीं है कि बेस हाइड्रोजन को सेम साइड से निकालेगा, या हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप सेम साइड से जाएंगे या अपोजिट साइड से जाएंगे। हाँ, बट यहां पे एक और चीज है, अगर लेट से अनसिमेट्रिकल होता जैसे प्रोपीन है, बट अगर यहां पे हमें मेंशन होता एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी होती, लेट से हमारे पास होता 1 2 3 यू कैन से 2 क्लोरोब्यूटेन, और इस पे हमने एल्कोहलिक KOH और हीट किया होता, और मैकेनिज्म लिख देता हूं E1, बिकॉज कुछ भी हो सकता है। तो मान लो गिवन है क्वेश्चन में कि मैकेनिज्म क्या है, E1 है। इन दैट केस आप देखिए आपके पास पॉसिबिलिटी है दो कंपाउंड बनने की, वन इज ब्यूट 1इन और अदर इज ब्यूट 2इन। तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो मेजर प्रोडक्ट होगा ब्यूट 2इन। दिस इज नथिंग बट, ये कौन सा रूल है, सेज़फ रूल। सेज़फ रूल क्या कहता है, हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो मेजर प्रोडक्ट होगा, हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। मतलब कि अगर दो प्रोडक्ट हैं ब्यूट 1इन और ब्यूट 2इन, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है, मेजर प्रोडक्ट होगा ब्यूट 2इन। मतलब यहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री तो फिक्स नहीं है, लेकिन पोजीशन की केमिस्ट्री फिक्स है, यानी कि रीजियो केमिस्ट्री फिक्स है। पोजीशन मतलब रीजन, तो रीजियो केमिस्ट्री इज फिक्स, मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो रीजियो सिलेक्टिव है। तो यू कैन से E1 इज रीजियो सिलेक्टिव। E1 मैकेनिज्म क्या होता है हमारा, रीजियो सिलेक्टिव है, यानी यहाँ रीजन फिक्स है कि आपका जो एल्कीन है वो ब्यूट 1इन और ब्यूट 2इन में मेजर क्या होगा, ब्यूट 2इन। तो दिस इज ऑल अबाउट E1 मैकेनिज्म, ये हमारा E1 मैकेनिज्म का है। अब यहाँ पे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों से कि सर हमें कैसे पता चलेगा E1 है या E2 है। तो मैं आपको बोलूंगा मोस्टली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन में मेंशन होगा, क्योंकि केमिस्ट्री में दोनों मैकेनिज्म पॉसिबल है। तो कभी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों दिए बिना वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, कोई भी स्टैंडर्ड प्लेस चाहे जेई हो या नीट हो, अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, जैसे मुझे याद भी आ रहा है एक क्वेश्चन नीट का PYQ एज वेल एज जेई का, तो मुझे याद ही है, जेई में बच्चे इजीली देख लेंगे कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट देते तभी मैकेनिज्म पूछते हैं। नीट में एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है CH3 CH2 CH2 Cl, और एक बार हमने वाटर यूज किया है और दूसरी बार भी हमने यूज किया है एक्वस KOH, राइट।
और दोनों केस में प्रोडक्ट मेंशन है, दोनों ही केसेस में क्या मेंशन है, प्रोडक्ट। और ये पूछा है कि आप बताइए मैकेनिज्म क्या होगा। अब ऑब्वियसली आपको पता है कि चार ऑप्शन कौन से होंगे, लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो आपके पास पहला ऑप्शन होगा SN1 SN1, दूसरा होगा SN2 SN2, एक होगा SN1 SN2 और अगला चौथा ऑप्शन होगा SN2 SN1, राइट। अब तो देखिए ये एक क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया। तो देखो ये क्वेश्चन भी जब पूछा है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों पूछे, तो मैं ये क्वेश्चन सब इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज मेनी स्टूडेंट आस्क कि सर अगर हमें कैसे पता चलेगा, तो वो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिंट देंगे। देखो ये जो मैकेनिज्म है देख के समझ आ रहा है कि दोनों में मैकेनिज्म SN2 होगा, बोथ। वाई? क्योंकि अगर SN1 मैकेनिज्म होता तो क्या होता, कार्बोकेटाइन बनता, कार्बोकेटाइन होता तो वी गेट रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। तो अगर कभी भी रीअरेंज्ड प्रोडक्ट मिल रहा है तो मैकेनिज्म इज SN1 या इन केस ऑफ एलिमिनेशन इज E1, और अगर रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है तो मैकेनिज्म इज SN2। दोनों में रीअरेंजमेंट नहीं है, इसका मतलब दोनों मैकेनिज्म क्या है, SN2। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट नहीं दिया होता तो क्या हमारे लिए इजी होता बताना, नहीं, हमारे लिए आसान नहीं होता, बिकॉज वाटर चलो फेवर करता है सॉल्वेंट को बट SN1 मैकेनिज्म को, बट स्टिल प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है, मतलब दो अपोजिंग फोर्स हैं। तो मैंने एग्जांपल इसलिए दिया सो दैट आप इस चीज से थोड़ा, इस पॉइंट से कंफर्टेबल हो जाएं कि ऐसा कुछ भी अर्बिट नहीं पूछेंगे एग्जाम में, बिकॉज आप केमिस्ट्री स्टूडेंट है, आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, तो कुछ ना कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली हिंट देंगे। जैसे अगर इवन मैकेनिज्म को ही देखें तो यहां बेस को हाइड्रोजन हटाना है, क्या हटाना है, हाइड्रोजन। अब जब बेस को ये हाइड्रोजन हटाना है तो कहां से हटाना है, कार्बोकेटाइन से। कार्बोकेटाइन हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है जिसकी वजह से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए सही हाइड्रोजन टूटता तो है, हालांकि वो हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता, बट स्टिल दैट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बिकम्स वीकर। अब बेस जब उस हाइड्रोजन को ले जाना अब इस बेस के लिए इजी होता है, क्योंकि एक कैटायन से हाइड्रोजन निकालना इजी है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है, हाइड्रोजन निकालना मतलब उस स्पीशी को इलेक्ट्रॉन देना, क्योंकि H+ निकाला जा रहा है, H+ निकाला जाने का मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ा जा रहा है, तो ये इजी ही है। किसी भी कैटायन से H+ निकालना इजी है, दैट्स व्हाई वीक बेस कैन डू दैट वर्क। इस काम को वीक बेस भी कर सकते हैं। तो वी कैन ऐड वन मोर पॉइंट हियर, D पॉइंट, वीक बेस फेवर E1। जो वीक बेस है वो क्या फेवर करते हैं, E1। और वेदर मैकेनिज्म इज E1 और E2 मैकेनिज्म, चाहे E1 हो या E2 हो, वो हमेशा क्या फेवर करे, कब होंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक रिएक्शन ही होगा। नाउ अब आगे चलते हैं, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट मैकेनिज्म E2। अगला मैकेनिज्म क्या है, E2। बड़े ध्यान समझना, E2 मैकेनिज्म में क्या होने वाला है। E2 में अगर हम बात करें, लेट्स से CH3 CHCl CH2H, और इसमें हमने बेस यूज किया है OH- इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट इथेनॉल, और ऑब्वियसली एरो पे हीटिंग मेंशन होगा एंड यू विल गेट प्रोपीन। आपको क्या मिलने वाला है, प्रोपीन मिलने वाला। E2 मैकेनिज्म में क्या होता है, रिमूवल ऑफ लीविंग ग्रुप एंड रिमूवल ऑफ बेस अकर साइमल्टेनियसली। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि रिमूवल ऑफ लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप जनरली हैलाइड आयन होगा, रिमूवल ऑफ लीविंग ग्रुप एंड रिमूवल ऑफ H+ अकर। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड इस स्टेटमेंट में क्या है, तो यू कैन से साइमल्टेनियसली। ये एक साथ हो रहा है, E1 की तरह स्टेप वाइज नहीं हो रहा है। ये बात इंपॉर्टेंट कैसे हो गई, ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस व्हाई दिस स्टेटमेंट बिकम्स इंपॉर्टेंट।
ठीक है, तो इसको समझते हैं। जैसे ही हमने अल्कोहलिक KOH से इसे रिएक्ट किया, सॉल्वेंट इथेनॉल है तो कहीं ना कहीं अल्कोहलिक KOH हो गया। तो अब क्या हुआ, साइमल्टेनियसली एक ट्रांजिशन स्टेप आया। ट्रांजिशन स्टेप मतलब इसे काइनेटिक्स से रिलेट करें तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है, जब मैक्सिमम एनर्जी होती है तब ये बनता है। तो ट्रांजिशन स्टेट वो एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है जिसमें एक बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा होता है और एक बॉन्ड धीरे धीरे बन रहा होता है। सो व्हाट यू कैन से, आप यहां पे क्या कह सकते हो, CH3CH, CH2H एंड Cl। अब एक बात बड़े ध्यान से सुनना, धीरे धीरे ये बॉन्ड टूट रहा है, यानी Cl जा रहा है। अब अगर Cl जाएगा तो कहां से जाएगा, ऑब्वियसली इस डायरेक्शन से, यहीं से जाएगा। एट द सेम टाइम ये भी जा रहा है, तो क्या बेस इस तरफ से आ सकता है, नहीं, क्योंकि अगर बेस इस डायरेक्शन से आएगा तो दोनों में क्या होगी, रिपल्शन, इट इज लेस फेवर्ड, क्योंकि इधर एनर्जी ज्यादा लगी। वो उस रिपल्शन को मान लो ओवरकम भी कर जाए, बट उसे ओवरकम करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, तो ये नहीं होगा। या लेस, केमिस्ट्री में नहीं का मतलब लीस्ट फेवरेबल, रेयर। तो बेस हमेशा अपोजिट डायरेक्शन से आएगा, और यहां इन दैट केस बेस इज OH माइनस, तो आप यहां OH माइनस भी लिख सकते हैं। बेस किसे बोलते हैं, जो H पे अटैक करे, तो ये किसको लेके जाएगा, H को, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट। तो व्हाट यू कैन से, Cl वाला बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा है यानी इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, ये वाला बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, और ये बॉन्ड धीरे धीरे बन रहा है यानी H बेस के साथ बॉन्ड बना रहा है। दिस ऑल अकर साइमल्टेनियसली, ये सब क्या होता है, साइमल्टेनियसली होता है, यानी एक साथ हो रहा है। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस ट्रांजिशन स्टेट। ये हमारा क्या हो गया, ट्रांजिशन स्टेट हो गया, ठीक है, दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट। अब क्या होगा उसके बाद, अगर हम बात करें तो क्या बनाने वाला है, इट इज गोइंग टू फॉर्म, ये बनाएगा प्रोपीन। क्या बनाएगा, ये प्रोपीन फॉर्म करेगा। ओके, तो इसमें अब क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। दिस स्टेप जो देखा जाए ये पूरा वन स्टेप है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। दिस स्टेप इज स्लो एंड रेट डिटरमाइनिंग। In this step, how many molecules involved? 2. Substrate, which is alkyl halide in this case, and another reagent, which is base. So you can say reaction is bimolecular. Also, this is one step reaction. One step reaction का molecularity and order same होता है. Means this reaction follows second order kinetics. Second order kinetics means rate of E2 depends on concentration of substrate and concentration of reagent. इस केस में ये अल्काइल हैलाइड है और बेस, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें यहां ध्यान देना है वो क्या है, बेस हाइड्रोजन एक न्यूट्रल एटम से निकाल रहा है। कैटायन से हाइड्रोजन निकालना इजी है, क्योंकि कैटायन तो चाहता ही है इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन कह रहा है मैं इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा हूं तो रख लेता है। बट न्यूट्रल स्पीशीज से हाइड्रोजन को निकालना मुश्किल है। दैट्स व्हाई स्ट्रॉन्ग बेस इज रिक्वायर्ड। इसलिए क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत है। तो यू कैन से स्ट्रॉन्ग बेस फेवर E2 ऑल्सो। हम चाहते हैं कार्बन हेलोजन बॉन्ड बहुत जल्दी ना टूटे, धीरे धीरे टूटे, क्योंकि जल्दी टूट गया तो क्या हो गया, क्योंकि अगर जल्दी टूट गया तो मैकेनिज्म क्या हो गया, मैकेनिज्म हो गया E1। अगर जल्दी टूट गया तो मैकेनिज्म क्या हो गया, E1। बॉन्ड जल्दी कब टूटता है, जब सॉल्वेशन खूब सारा होता है। जब खूब सारा सॉल्वेशन होगा भर के तो खूब सारे बॉन्ड बनेंगे, भर भर के बॉन्ड बनेगा तो भर भर के एनर्जी रिलीज होगी, बिकॉज बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है और वो रिलीज्ड एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ देगी।
लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि बॉन्ड ना टूटे, या ऐसे केसेस हैं वो जिसमें बॉन्ड नहीं टूट रहा। तो अब हम ऐसे केसेस डिस्कस करेंगे कब बॉन्ड नहीं टूटता। तो बॉन्ड कब नहीं टूटता? व्हेन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, अगर हम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ले लें तो वो फेवर करता है E2। Why polar aprotic solvent favor E2? Let's understand this part. Take example of polar aprotic solvent, which is acetone. Let's take another example of polar aprotic solvent, which is dimethyl sulfoxide. Let's take another example of polar protic solvent, which is dimethyl formamide. Right? So dimethyl sulfoxide, acetone, these are polar protic solvent. Right? तो अब अगर हम बात करें यहां पे तो व्हाट वी कैन से, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, तो व्हाट वी कैन से, एक चीज कॉमन है, सभी में नेगेटिव सरफेस पे है। सभी में नेगेटिव कहां है? सरफेस पे। सभी में पॉजिटिव कहां है? सेंटर पे। सभी में पॉजिटिव कहां है? सेंटर पे। और ये जो सेंटर का पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज स्टेरिकली कवर्ड बाय मिथाइल ग्रुप एंड ऑक्सीजन। तो अगर आप देखें तो एवरी टाइम पॉजिटिव इज वेल कवर्ड, जो पॉजिटिव है वो वेल कवर्ड है। सरफेस पे कौन है? नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकता, लेकिन जो नेगेटिव है वो अट्रैक्ट हो सकता है। मींस इन दिस एग्जांपल, इस एग्जांपल में अगर हम बात करें, लेट्स से मैं थोड़ी देर के लिए लिखता हूं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट को डिनोट करूंगा तो आई विल डिनोटेड बाय ओनली माइनस साइन, बिकॉज पॉजिटिव इज स्टेरिकली हिंडर्ड, बीच में है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या अवेलेबल है? सरफेस पे कौन सा चार्ज है? माइनस। इट मींस ये जो माइनस है वो क्या करेगा? प्लस माइनस। माइनस सिर्फ और सिर्फ किससे अट्रैक्ट होगा? प्लस वाले पार्ट से। वो इवन बेस को भी सराउंड नहीं करेगा, बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। यहां पे एक बड़ा कॉमन, मतलब अच्छा कैरेक्टरिस्टिक समझ आता है हमारे को पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का। इट डू नॉट सॉल्वेट एनायन और एनायनिक पार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट यहां अंडरस्टैंडिंग मिलती है हमें। इट डू नॉट सॉल्वेट एनायन और एनायनिक पार्ट। ये एनायन या एनायनिक पार्ट को सॉल्वेट नहीं करते। मींस सबस्ट्रेट का सॉल्वेशन पार्शियल होता है। पार्शियल सॉल्वेशन ऑफ सबस्ट्रेट टेक्स प्लेस। जो सबस्ट्रेट होता है उसका पार्शियल सॉल्वेशन होता है। ये बात समझने के लिए इवन मैकेनिज्म के इस वाले पॉइंट को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि इधर प्लस और माइनस, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यानी वाटर, वाटर का प्लस और माइनस दोनों फ्री थे, तो प्लस को भी सराउंड किया गया, माइनस को भी सराउंड किया गया, दोनों का सॉल्वेशन हुआ। बट पोलर प्रोटिक एप्रोटिक सॉल्वेंट में ओनली माइनस फ्री था, प्लस स्टेरिकली हिंडर्ड था, तो माइनस वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ प्लस को कनेक्ट कर रहा है, बट एनायन को या नेगेटिव एनायनिक पार्ट को सॉल्वेट नहीं कर रहा। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग वर्ड पार्शियल सॉल्वेशन। गॉट इट? तो पार्शियल सॉल्वेशन, बॉन्ड कम बना है, एनर्जी कम रिलीज होगी, तो सीसीएल बॉन्ड के टूटने के चांसेस भी कम है। ऑल्सो जब बेस का भी सॉल्वेशन नहीं होगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा एंड इट कैन बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन अगर यही पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता तो इसका बेसिक नेचर भी डिक्रीज हो जाता बिकॉज ऑफ सॉल्वेशन। राइट? आपको मेरी ये बात समझ आ रही है ना कि बेस कौन है जिसपे नेगेटिव ज्यादा। अगर इस नेगेटिव को किसी पॉजिटिव ने घेर लिया तो वो बेसिकली क्या कर रहे हैं? न्यूट्रलाइज, यानी नेगेटिव को कम।
मींस उसका बेसिक नेचर डिक्रीज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट बेसिक स्ट्रेंथ को भी बढ़ा के रखता है और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बेसिक स्ट्रेंथ को भी घटा देता है। टू विच वी कंक्लूड आवर पॉइंट कि वीक बेस फेवर इवन एंड स्ट्रॉन्ग बेस। यहां पे हाइड्रोजन न्यूट्रल से निकलता है तो स्ट्रॉन्ग बेस फेवर E2। तो नेक्स्ट में ये लाइन भी लिख देते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस फेवर E2। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हमें मदद कर रहा है दो काम में। एक तो CCl बॉन्ड तोड़ने नहीं दे रहा है, दूसरा बेस को सॉल्वेट ना करके उसको स्ट्रॉन्ग बेस बना रहा है। वाई स्ट्रॉन्ग बेस इज रिक्वायर्ड? क्योंकि जो बेस है उसको न्यूट्रल एलिमेंट से हाइड्रोजन निकालना है, विच इज नॉट इजी। दैट्स वाई वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, एक और इंपॉर्टेंट बात पे हमें ध्यान देना है। क्या? ड्यूरिंग ट्रांजिशन स्टेट यहां पे डबल बॉन्ड बन रहा है, मतलब ट्रांजिशन स्टेट में एल्कीन बन रहा है। रेट ऑफ E1 स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे डिपेंड कर रहा था, रेट ऑफ E2 डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। रेट ऑफ E2 डिपेंड्स ओवर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन एज ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो अब आप यहां पे ये पॉइंट भी कह सकते हैं, rate of E2 depends on stability of alkene। किस पर डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पे। वाई? बिकॉज, क्या रीजन है? बिकॉज ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व, क्योंकि जो ट्रांजिशन स्टेट है वो क्या इन्वॉल्व कर रहा है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब उधर एल्कीन आ रहा है तो एल्कीन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एल्काइल हैलाइड को देखें, इफ वी ऑब्जर्व प्राइमरी एंड इफ वी ऑब्जर्व सेकेंडरी and if we observe tertiary, if we observe tertiary alkyl halide, ठीक है, अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी को ऑब्जर्व करें तो वी कैन से इससे बन रहा है एल्कीन, इथीन। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का जब E2 होगा तो इट विल फॉर्म प्रोपीन एंड टर्शरी एल्काइल हैलाइड का एलिमिनेशन होगा तो इट विल फॉर्म आइसोब्यूटीन। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डिपेंड्स ओवर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स व्हिच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज हाइड्रोजन अटैच्ड विद अल्फा कार्बन। व्हाट इज अल्फा कार्बन? Carbon atom next to sp2 hybridized carbon, carbon atom next to sp2 hybridized carbon, इन्हें क्या कहा जाएगा? अल्फा। तो इधर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3। इधर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। तो विच इज मोर स्टेबल? 6। तो यहां से समझ आया रेट ऑफ E2, दिस इज द सिमिलैरिटी बिटवीन E1 एंड E2। SN1 और SN2 में अपोजिट है। SN1 का ऑर्डर है 3 2 1 और SN2 का ऑर्डर है 1 2 3, लेकिन यहां E1 और E2 में सिमिलैरिटी है। E1 का ऑर्डर भी 3 2 1 है, E2 का ऑर्डर भी क्या है? 3 2 1। 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री सिमिलैरिटी। मतलब टर्शियरी एल्काइल हैलाइड दिख जाए तो एल्कीन बना ही दो, क्योंकि चाहे E1 मैकेनिज्म हो या E2, वो हमेशा क्या होगा? एलिमिनेशन ही शो करेगा। दैट्स वाई जहां भी टर्शियरी एल्काइल हैलाइड यूज होता है, चाहे वो विलियमसन सिंथेसिस हो या नॉर्मल रिएक्शन, हम उधर मेजर प्रोडक्ट एल्कीन बना ही देते हैं। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड हियर, यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन कर लेते हैं।
यहाँ पे जो बेस था और जो क्लोरीन था वो अपोजिट डायरेक्शन से लीव कर रहे हैं, मींस E2 में एंटी पेरीप्लेनर या 180 डिग्री अपोजिट साइड से ग्रुप लीव करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, वी कैन से कि जब भी ग्रुप जाएगा, अगर हाइड्रोजन अबव द प्लेन है तो क्लोरीन बिलो द प्लेन होना चाहिए। तो ये एग्जांपल लेते हैं, CH2 हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, CH2 Cl भी अबव द प्लेन है, इस पे हमने अल्कोहलिक केवेज और हीट किया है, बताइए एल्कीन बनेगा यस और नो, मतलब मैं मेंशन भी कर देता हूं मैकेनिज्म इज E2, क्या ये रिएक्शन होगी, दोनों सेम साइड है, तो आंसर इज यस, रिएक्शन विल अकर। व्हाई, ये तो दोनों सेम साइड है, जबकि एक बिलो द प्लेन होना चाहिए, एक अबव द प्लेन होना चाहिए। कोई बात नहीं, क्योंकि ये ओपन चेन है, सिंगल बॉन्डेड एल्केन है, इसमें रोटेशन अलाउड है, तो ये कंपाउंड में बॉन्ड रोटेशन की वजह से क्लोरीन चला जाएगा बिलो द प्लेन, तो अपने आप ही हो जाएगा, ये अपने आप हो जाएगा। यानी कि ये जो कंसेप्ट है अपोजिट प्लेन से जाना, ये हम कहां अप्लाई करेंगे, जब साइक्लिक स्ट्रक्चर की बनो। ध्यान देना, ये जो चीज है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप का जाना और हाइड्रोजन का जाना अकर्स फ्रॉम 180 डिग्री, कहां होता है 180 डिग्री ऑपोजिट प्लेन से, तो 180 डिग्री ऑपोजिट प्लेन से होगा। ओके, तो यहां से, लेकिन अब इस चीज को हम कहां अप्लाई करेंगे, यहां अप्लाई नहीं कर सकते, करते तो है बट ये कि बोर्ड पे नहीं कर सकते यहां पे, बिकॉज रोटेशन पॉसिबल है। तो मेनली ये कंसेप्ट कहां अप्लाई होगा, अगर क्वेश्चन में मेंशन है साइक्लिक, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर में रोटेशन नहीं होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में रोटेशन नहीं होता है। तो एक साइक्लोहेक्सेन बना लिया हमने, ठीक है। अब हमने लिख दिया दिस इज Cl अबव द प्लेन, फिर हमने लिख दिया दिस इज मिथाइल ग्रुप अबव द प्लेन, और फिर यहां हमने लिख दिया हाइड्रोजन बिलो द प्लेन। फाइंड प्रोडक्ट, अब अगर हमने अल्कोहलिक केवेज की प्रेजेंस में हीट किया है और वाया E2 मैकेनिज्म हो रहा है, तो बताओ क्या होगा। तो आपको यही देखना है, क्लोरीन अबव द प्लेन है तो हाइड्रोजन चाहिए बिलो द प्लेन, तो जिस साइड से लीविंग ग्रुप होता है उसे पोजीशन को बोलते हैं अल्फा पोजीशन। देखिए अल्फा कार्बन इज डिफरेंट थिंग, अल्फा पोजीशन इज डिफरेंट थिंग, तो ये अल्फा कार्बन है और ये है बीटा और ये है बीटा, दोनों बिलो द प्लेन है, कहीं से भी जा सकता है, राइट, कहीं से भी चला जाएगा। तो यू विल गेट टू टाइप्स ऑफ एल्कीन, हमें दो तरह के एल्कीन मिलेंगे, एक अगर बीटा बन गया तो, एक अगर बीटा 2 गया तो, एक गया बीटा 1 और एक गया बीटा 2, राइट। तो ये दोनों जब चले, दोनों, अब बताइए मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट डिपेंड्स ओवर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, एंड स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 7, कितने हो गए, 7। अब यहां अगर देखा जाए, एक हाइड्रोजन ये है विच इज बिलो द प्लेन, और 2 हाइड्रोजन ये है, इधर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3, विच इज योर मेजर प्रोडक्ट, दिस इज मेजर प्रोडक्ट, राइट। लेकिन आपको ध्यान देना है कि क्या 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, क्या पता 2 पॉसिबिलिटी बन भी ना रहा, जैसे कि ये क्वेश्चन है,
यहां क्लोरीन अबव द प्लेन है और मिथाइल ग्रुप बिलो द प्लेन है। ऐसे क्वेश्चन में अगर लिख दिया जाए कि वी हैव अ बेस सोडियम इथॉक्साइड एंड हीट, तो बताइए क्या मेजर प्रोडक्ट होगा? तो व्हाट इज योर आंसर? अब इन दिस केस यहां से तो हाइड्रोजन जाने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन भी अबव द प्लेन है और क्लोरीन भी अबव द प्लेन है। लेकिन इधर क्लोरीन अबव द प्लेन है और बिलो द प्लेन वाला हाइड्रोजन पॉसिबल है। दोनों बिलो द प्लेन हाइड्रोजन है और अबव द प्लेन लिविंग ग्रुप है। तो यहां पॉसिबिलिटी है, यहां एक ही पॉसिबिलिटी है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन नहीं देखेंगे, क्योंकि जब 4 ऑप्शन देख लेते हैं ना तो मन में आता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखें। तो यहां हम स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन नहीं देखेंगे। एंड दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट। ये क्या होगा? हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। यानी कि E2 की स्टीरियो केमिस्ट्री भी फिक्स है कि दोनों अपोजिट प्लेन से जाएंगे, और रीजियो केमिस्ट्री भी फिक्स है। तो यू कैन से E2 इज स्टीरियो सिलेक्टिव एज वेल एज रीजियो सिलेक्टिव। जो E2 है वो स्टीरियो सिलेक्टिव भी है और रीजियो सिलेक्टिव भी है। लेट्स डिस्कस वन मोर क्वेश्चन। यहां पे ये क्लोरीन अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन है, अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन है, अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन है। अब अगर इसको हमने बेस की प्रेजेंस में हीट किया तो क्या आंसर मिलेगा? ठीक है, तो प्लीज कमेंट योर आंसर। अब E1 E2 को पढ़ने के बाद मैं कहूंगा कि आप मस्ट रीड, मतलब मेरे तरफ से आपको ये कहना है कि इसके जस्ट बाद आप विलियमसन सिंथेसिस जरूर रीड करिए। विलियमसन सिंथेसिस, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, और यू कैन से हॉफमैन रूल। अगर अभी ये तीनों आप स्टडी कर लेंगे तो E1 E2 का एक्चुअल एप्लीकेशन क्लियर हो जाएगा, और जो छोटे छोटे डाउट होते हैं ना वो भी क्लियर हो जाएंगे पैरेलली। ठीक है, सो वी एंड अवर डिस्कशन ऑफ E1 एंड E2 हियर। E1 E2 के क्वेश्चंस आपको एल्काइल हैलाइड में ही मैक्सिमम मिलेंगे, और प्लस मैं भी अभी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। मैं अभी देखिए, मेरा एक एक्सपीरियंस अपना पर्सनल ये है कि जनरली बच्चे को जो भी ऑर्गेनिक में डाउट होता है वो ड्यू टू थ्योरी होता है। तो प्रॉब्लम डिस्कशन से वो बस प्रॉब्लम रट लेता है कि इसका ये आंसर है, बट वो छोटे छोटे जो फंडामेंटल डिस्कशंस हैं वो कहीं ना कहीं थ्योरी में ही इन्वॉल्व होते हैं। दैट्स व्हाई आई एम वेरी मच स्ट्रेस्ड, इवन ऑलवेज स्ट्रेस्ड इन माय क्लास। समटाइम्स स्टूडेंट थिंक कि बहुत ही कम न्यूमेरिकल हो रहा है, बिकॉज वो फिजिक्स से कंपेयर करते हैं। फिजिक्स में न्यूमेरिकल सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, बट केमिस्ट्री में क्वेश्चन सोचने पे मजबूर नहीं कर रहा अनलेस और अनटिल आप पे वो इंफॉर्मेशन नहीं है और वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है जो कि थ्योरी से ही आती है। तो सो प्रिपेयर योर थ्योरी वेल, और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। आप अगर 1 घंटे थ्योरी पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली 2 to 3 आवर्स प्रॉब्लम करना चाहिए, बट आफ्टर स्टडिंग 1 hour थ्योरी इफेक्टिवली, इंपॉर्टेंट वर्ड इज इफेक्टिवली हियर। तो पढ़ते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।